अमलतास के फेसबुक लाइव पेज पे आप सभी का स्वागत है। आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं बात करने के लिए प्रेमचंद जयंती के शुभ अवसर पर। अमलतास विभिन्न विश्वविद्यालयों के शोधार्थियों द्वारा सांस्कृतिक और साहित्यिक सरोकारों से जुड़ा एक मंच है और इन दिनों लगातार विभिन्न विषयों पे लाइव प्रसारण कर रहा है। कई विद्वानों को हमने इस कार्यक्रम में सुना और अब मैं यहाँ पे प्रेमचंद जी के जन्मदिन पे उनको याद करने आई हूँ कि हम किस तरह जिन्हें हम रोज़ ही कभी भी हमारे सामने कोई दुविधा या संघर्ष की स्थितियाँ आती हैं तो अक्सर ही हमें हमारे क्लासिकल राइटर्स या हमारे जो महापुरुष रहे हैं जिनका सामाजिक इसमें योगदान रहा है वो हमें याद आते ही हैं। तो आज मिलजुल फ़र्क इतना ही है कि आज हम उन्हें मिलजुल कर याद कर रहे हैं और प्रेमचंद को दोबारा पढ़ना बार बार ही पढ़ते रहते हैं बीच बीच में, लेकिन एक कार्यक्रम के लिए जो एक पूरा व्यवस्थित होकर पढ़ना पड़ता है तो उनका साहित्य में इस तरीके की, क्योंकि मानवीय सरोकार और दायित्व से इतने लवरेज थे प्रेमचंद का, जैसे व्यक्तित्व और कृतित्व बिल्कुल भरा हो एकदम कि सारा लबालब समाज के लिए प्रेम और सरोकार भरा हुआ हो। जब ऐसा साहित्य हम पढ़ते हैं तो हमारे अपने अंदर भी एक सक्रियता की एक कौंध उठने लगती है। तो कई दिनों से मेरा था योजना कि मैं कहानियों पे कुछ लिखना, सीरीज़ लिखना शुरू करना चाहती हूँ समकालीन कहानियों पर वो शुरू हो नहीं पा रहा था। आज प्रेमचंद को मुझे लगता है कि आज अच्छा दिन है कि कहानी सम्राट के जन्मदिन के दिन आप लोग से, शोधार्थियों से, विद्वानों से बात करते हुए उस चीज़ का आगाज़ किया जाए। तो पहला पीस मैं प्रेमचंद की कहानियों पे लिख के फिर समकालीन कहानियों पे कोई सीरीज़ लिखना शुरू करूँगी। तो मुझे लगा आज कह दूँगी और शुरू कर दूँगी तो काम शुरू भी हो जाएगा। विषय तो जैसे आपने देखा ही कि हमारा है छोटी सी कहानी है। इसी विषय पे मैं अपने आप को केंद्रित रखूँगी, लेकिन परिचय में अमलतास से जुड़े जो मेरे ख्याल से इस पूरे के पूरे जो ये मंच है इसमें मुख्य भूमिका तो आनंद जी निभाते हैं। उनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि इस मौके पे उन्होंने मुझे बुलाया यहाँ पे, और प्रेरित जी और विशाल जी का भी आभार कि वो लगातार सहयोग करते हैं। लाइट चली गई है पर मुझे लगता है दिन की रोशनी काफ़ी पर्याप्त होगी हम लोग के बात करने के लिए। नहीं, आप लोग की टिप्पणियाँ मुझे नहीं दिख रही हैं, उसको मैं एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी कि थोड़ा पेज शायद एडजस्ट हो जाए। तो उन्होंने चूँकि लिख दिया है अमलतास के पेज पे कि मैं उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पे बात करूंगी, हालांकि साथ में पोस्टर भी है मेरे विषय के साथ, तो फिर मैं 2-3 मिनट खाली उस बात को रखने के लिए बोल देती हूँ। हालांकि मैं अपने विषय पे ही केंद्रित रहूँगी ज़्यादा। तो उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पे चारों तरफ इन दिनों चर्चा हो रही है। जो उनके विशेषाधिकार, मैं तो पाठकीय प्रतिक्रिया देने एक आई हूँ, एक आम स्त्री ने, एक आम इंसान उसको किस तरीके से पढ़ता है, मैं तो उस तरह की बातें मेरी ज़्यादा होंगी। और इन दिनों हम लगातार विद्वानों को सुन रहे हैं तो ये बात तो लगातार ही उठती ही है कि जो साहित्य है जो साहित्य है वो समय सापेक्ष होता है, हम अपने समय के हिसाब से उसे देखते हैं। तो वो जो उसका संवेदनात्मक धरातल में वो क्या फ़र्क उसमें आ सकता है, उसके अलावा मैं इस पे बात करना चाहती हूँ कि जो साहित्य को रचने के पीछे जो लिखने के जो कारण होते हैं और जो दायित्व का बोध हमारा समय हमें किस तरीके का बोध सौंप रहा है, उससे जो लेखन पे प्रभाव पड़ता है। सामान्य विषय पे बात करते हुए मैं 2-3 मिनट इसी चीज़ पे बात करना चाहूँगी। जिसने इतना विपुल साहित्य लिखा हो, बहुत लंबी उम्र भी प्रेमचंद को नहीं मिली और बीमार भी वो काफ़ी रहे, रोजी रोटी और घर के जो सारे कार्यक्रम होते हैं उनमें भी उनका बहुत सारा समय जाया होता था। घर में भी पूरे कामों में सहयोग करते थे, जैसे और भी उनके आत्मवक्तव्य और शिवरानी जी के प्रेमचंद घर में पढ़ के पता चलता है। तो उतने कम समय उपलब्ध में मैंने एक निम्न मध्य वर्ग के व्यक्ति के पास उपलब्ध समय में
और जिसके पास संसाधनों को कमाने की कोई मजबूरी नहीं है, दोनों में फ़र्क होता है। ऐसे समय में जिसने इतना विपुल साहित्य लिखा हो, जिसके सामाजिक सरोकार और दायित्व इतने गहरे हों, तो मुझे लगता है कि उनको पढ़ने का तरीका ये नहीं हो सकता कि हम एक एक कृति को साहित्यिक सौंदर्य के, वो बात तो है कि वो समय सापेक्ष हैं, तो हम उन्हें उस समय के साहित्य के सौंदर्य के हिसाब से देखेंगे। पर आज की कसौटियों की इस समय मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि एक एक विशिष्ट कृति को साहित्य सौंदर्य के मापदंड पे कस के देखना मुझे नहीं लगता कि उनके साथ न्याय है। जब एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में बहुआयामी, हर आयाम, कितने सारे आयाम से वो जुड़े हुए हैं, मैं काम कर रहा हूँ और लेखन लगभग इतना कि जैसे पूरी एक संस्था हो, अपने आप में एक संगठन बन गए हों, उस तरीके से जो व्यक्ति काम करेगा तो हम उसके मुकम्मल ढंग से ही उसको जज कर सकते हैं। प्रेमचंद के बारे में कहा जाता है कि सबसे अच्छी टिप्पणी उनके बारे में ये मानी जा सकती है कि एकदम आम लोगों ने उसे पढ़ा। उनके जो पन्ने होते हैं प्रेमचंद की किताबों के, वो धूल से, कालिक से पुते हुए होते हैं। कोई मजदूर कहीं पे भी पढ़ रहा हो सकता है। स्त्रियों के धनिये और आटे के निशान उसमें होते हैं। अगर मैं वही आम इंसान वाला बोध लेके उन पे कोई टिप्पणी करना चाहूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर हमारे सामने कोई बहुत सारे भूखे लोग हों और इतनी तेज़ उन्हें भूख लगी हो कि किसी भी तरह पेट भरना है और हमें रोटी बनानी हो, तो हम रोटी के सौंदर्य पे नहीं ध्यान देते इतना कि वो कितनी गोल बनी है, कैसा उसका शेप है, कैसी वो दिखने में लगेगी। एक बेचैनी में हम फटाफट रोटी बनाते जाते हैं, लेकिन ये हमारी लापरवाही नहीं है। हमें पता है कि वक्त की ज़रूरत इस समय हर किसी का पेट भरना है, तो अपने समय की ज़रूरतों को पूरा करना एक बहुत बड़ा दायित्व होता है और उसको सही सही परसीव कर लेना, उसको सही सही जांच लेना कि क्या वक्त की ज़रूरत है और हम लगातार वो काम कर रहे हैं। क्योंकि मेरे ख्याल से अगर हम अनुपात देखें तो आज के समय में जितने लिखने वाले हैं, उस समय समाज को जितनी चेतना की ज़रूरत थी उस हिसाब से लिखने वाले बहुत कम रहे होंगे। और नए समय की नई पदचापों को, समय की और साहित्य के नई पदचापों की ध्वनि सुनने वालों की संख्या तो और भी कम रही होगी। तो हमें इतने सारे दायित्व निभाने हैं, तो वो किस ढंग से होता है कि आप रोटी बनाते जा रहे हो, बहुत आपका एक निर्मल आपका मन में एक भरोसा है और जो निर्मल इच्छा है आपकी कि उस व्यक्ति का पेट भर जाए। लेकिन अगर रोटी बनाने, जल्दी में भी वो रोटी बनाने वाला बहुत उत्कृष्ट सौंदर्य बोध वाला इंसान हो, तो ये तो होगा ही कि 100 रोटी बनाने में कोई 20-25 रोटी बहुत उत्कृष्ट बन जाए, कोई साधारण बने, कोई टेढ़ी मेढ़ी रह जाए। इसलिए अगर मैं शिल्प की दृष्टि से उनकी रचनाओं को अलग अलग देखूं तो बहुत सारी बहुत साधारण हैं, कुछ ऐसी हैं कि उनमें प्रेमचंद का स्पर्श ही नज़र नहीं आता कि उनका कोई संस्पर्श भी उनके कलम का इसमें हुआ हो। कुछ इतनी अधिक उत्कृष्ट हैं कि विश्व की कालजयी रचनाओं में शामिल होने लायक हों। लेकिन जो उनकी रचनाएं साधारण या साधारण से भी कमतर स्तर की हैं, उनमें भी हमें वक्त की कोई ना कोई इतनी महत्वपूर्ण धड़कन सुनाई पड़ती है जिसे नहीं सुनना बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। वो नहीं सुनी देती तो आगे के साहित्य पे उसका असर होता। हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी ने उसी में से कुछ उठा के, कोई महत्वपूर्ण बिंदु उठा के फिर आगे बात की हो, है ना। तो वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण काम था। तो मुझे लगता है कि जिनके सरोकार पे हम संदेह नहीं कर सकते और इतना विपुल साहित्य लिखने वालों को देखने की हमारी नज़र, हम बहुत संकीर्ण नज़रों से उन्हें नहीं देख सकते। बहुत कठोर कसौटियाँ लगा के देखना अपने साथ भी अन्याय है। उनके साथ तो हम क्या अन्याय कर सकते हैं। हम नहीं पढ़ेंगे तो जनसाधारण या कोई ना कोई न्याय कर ही लेगा कभी ना कभी सही वक्त आने पे। लिखा भी है उन्होंने 1936 में जो प्रगतिशील लेखक संघ में अध्यक्ष भाषण के दौरान उन्होंने कहा था कि साहित्य की ये बहुत बड़ी शर्त होती है कि वो सच्चाई पर आधारित हो। कितने भी ऊंचे आपके पात्र हैं, अगर हम उसे यथार्थ से नहीं जोड़ पा रहे हैं, अगर हम उनमें कोई सच्चाई नहीं देख पा रहे हैं, तो वो यथार्थ हमें ना लगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और उपन्यास को तो वो कहते ही हैं कि मनुष्य के चरित्र का पूरा विकास मनोवैज्ञानिक उसमें दिखता है। तो इस तरीके से अगर हम उन्हें देखें तो
मुझे लगता है कि यही तरीका हो सकता है वक्त की ज़रूरतें पूरी करने में। गुलाम देश में वो रह रहे हैं, दलितों की स्थिति बुरी है, देश का 10% हिस्सा ही लगभग ऐसा रहा होगा जिसमें जो सारे संसाधन ले रहा है, 80-90% तो जनता की कहीं कोई पूछ ही नहीं है। तो क्या नहीं था। और प्रेमचंद को साहित्य को पढ़ने में लगता है कि जितना उन्होंने गुलामी के, देश की गुलामी के विरुद्ध लिखा है, उससे कम उन्होंने दलित और स्त्रियों की गुलामी के विरुद्ध नहीं लिखा। उनकी प्रत्येक कहानी में, उनकी प्रत्येक रचना में कहीं ना कहीं कोई ऐसा सुर मिल जाएगा जहाँ पे वो डायरेक्ट संप्रदाय की या दलित या स्त्री का सवाल नहीं भी उठाएंगे, वहाँ चुपके से अनकही ध्वनियों में वो होगा। जैसे कहीं पे नाटक मंचाया जा रहा हो और आपने कोई एक छोटी सी मतलब नाटक मंचाया जा रहा है, कहीं पे किसी बच्चे का कोई जिक्र ना हो, कुछ ना हो, कोई छोटी सी चूड़ी रख दी, कोई छोटा सा खिलौना, और कोई बात उस नाटक में नहीं हुई, पर उसको एक संस्पर्श तो मिल जाएगा ना, पूरे टाइम में दर्शकों का वहाँ ध्यान जाएगा और कहीं एक मासूमियत आके बैठ जाएगी। इस तरीके से हमने देखा है कि उनकी रचनाओं में अक्सर होता है। जैसे एक कहानी में कोई बात हो रही है तो उसका पात्र मुस्लिम है और हिंदू स्त्री, और आपस में दोस्ती और प्यार, और दोनों ने एक दूसरे के सपने देख लिए, सब कुछ है। अब 1930 में आप सपने देख रहे हो, धर्म आपको बाधा नहीं बन रहा, धर्म का कोई सवाल वहाँ नहीं है, कहानी की मेन टोन भी वो नहीं है। लेकिन अगर जिस समय समाज संप्रदाय के आधार पे देखा जा रहा हो, जिस समय जाति के आधार पे देखा जा रहा हो, जिस समय जेंडर पे विभाजित हो, उस समय कोई और विषय को उठाते हुए भी वो उनसे कैसा आचरण करवाते हैं, इसका भी बहुत अधिक फर्क पड़ता है। मैं अमलतास के जो आयोजक लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं उनसे मेरी विनती है कि अगर उन्हें मुझे कुछ कहना हो तो कृपया मेरे मोबाइल पे संदेश दे दीजिएगा। मेरा मोबाइल मेरे बिल्कुल पास में है और उतने मैसेज मैं ठीक से देख नहीं पा रही हूँ। कोई भी आपको मुझे सजेशन देना हो तो, मुझसे संवाद करना हो तो आप यहाँ पे देख लेंगे। बीच में मैं एक बार 1-8 मिनट का ब्रेक लेके कमेंट देखूंगी सबके एक साथ। तो अब मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ। ये तो मैंने अमलतास के आयोजकों का मान रखा कि हाँ, हमने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पे बात कर ली। हमारा आज का विषय है छोटी सी कहानी है। वैसे तो मैंने गाने के तर्ज पे लिख दिया छोटी सी कहानी है, पर मेरे लिए इसके 3 अर्थ हैं। नंबर 1 तो ये कि छोटी सी कहानी है, अर्थात कि हम प्रेमचंद की उन कहानियों पर चर्चा करेंगे जिन पे अब तक बात नहीं हुई है या कम हुई हैं। कम से कम मैंने तो कहीं नहीं देखा, इतने साल से प्रेमचंद पढ़ रही हूँ, पर मुझे वो कभी दिखाई नहीं पड़ी। तो मुझे लगता है कि अगर वो अचर्चित कहना ज़्यादा हो जाएगा तो कम चर्चित तो वो है ही है। दूसरा इसका अर्थ है कि उन अचर्चित या कम चर्चित कहानियों के माध्यम से हम प्रेमचंद की वो कहानी कहने की कोशिश कर रहे हैं जो छूटी हुई है, जो रह गई है, जिस पे बात जो बनने से ही रह गई, हमारे सामने आने से रह गई। एक तीसरा अर्थ भी इसका है। तीसरा सा अर्थ इसका है कि जो छोटी सी है वही कहानी है, कुछ असल है जो दब के रह गया है। ऐसा लगता है कि जो दब के रह गया है शायद असली जो इस समय समाज में का जो डायनामिक्स है, जो समाज की जो गतिकी है, उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका उन्हीं के द्वारा निभाई जा सकती है। तो वो जो छोटी सी है दरअसल वही कहानी है। ये वाला अर्थ में भी मैं आप लोग का ध्यान दिलाना चाहूँगी। और इसी विषय पे मैं पहला लेख भी लिखूंगी प्रेमचंद का, जिसका मैंने अभी बात की कि मैं सीरीज शुरू करूँगी तो उस पर लिखूँगी। छोटी सी कहानियाँ मतलब उन गलियों में जाना जहाँ रोशनी बहुत नहीं है, तो हो सकता है हल्का सा अपरिचय भी हो और पात्रों से परिचय ना बन पड़े। तो इसके लिए करती ये हूँ कि परिचित रास्तों से होते हुए चलते हैं। गोदान को ही उनका सर्वोत्तम उपन्यास कहा जाता है, तो उसे राजमार्ग माने तो हम गोदान से होते हुए उनकी कहानियों पे चलते हैं, थोड़ा सा पगडंडी वहाँ से पकड़ लेते हैं उससे गुजरते हुए। एक बात और मैं पहले अपने टॉपिक विषय में आने से पहले कह दूं कि मैंने ये तो सोचा था, जिस तरह का मुझे पूरा माहौल दिख रहा है कि बहुत सारी आवाज़ें मुझे ऐसी दिखती हैं जिनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, पर जो व्यवस्था की मुख्य धारा है उनके पास स्पेस नहीं होता।
और जब मैंने देखा कि उनके स्पेस किस ढंग से सीमित किए जाते हैं, तो ये मेरा अनुमान है कि मैं विश्व के या हिंदी के किसी भी महापुरुष को उठाऊंगी तो वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा पक्का रह जाएगा जो रह गया होगा। क्योंकि ये जो इतने बड़े हमारे हैं, इनका लेखक है, इनका कितना बड़ा विज़न होता है, कितनी उदारता से चीज़ों को देखते हैं, संकीर्णताएं भी होती होंगी। एक लेखक जो पूरे समय लिख रहा है, ये बात वहाँ पे अंडरलाइन करने से, रेखांकित करने से रह गई थी कि आप पत्रकारिता में भी हो, आप स्वतंत्रता सेनानी भी हो, आप स्त्रियों के स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हो, दलितों को स्पेस दिलाने के लिए लड़ रहे हो, आप पूरे टाइम लिख रहे हो, आप पूरे टाइम काम कर रहे हो, तो उसमें परफेक्शन तो हो ही नहीं सकता ना। जैसे हर किसी को पता है कि मनुष्य हैं, हमारे अंदर हर तरह की ध्वनियाँ हैं, अच्छी बुरी बीच की, हर तरह की। तो अगर मैं पूरे ही टाइम लिखती जाऊँ तो मेरी कभी परंपरावादिता मुझे कभी पीछे खींचेगी, कभी फिर मैं अग्रगामिता फिर मुझे आगे खींचेगी, एक रास्ता कभी पीछे ले जाएगा, एक आगे ले जाएगा, कभी द्वंद्व में खड़ी रहूँगी। तो जैसे हम जिंदगी जीते हैं, हमारे साथ हर चीज़ होती है। अगर कोई पूरे ही टाइम लिख रहा हो तो उसकी वो सारी चीज़ें उसके साहित्य में झलकेंगी। तो उनके पूरे साहित्य को तो हम लगभग उनकी आत्मकथात्मक एक विकास मान सकते हैं। लेकिन दरअसल जो अंत में जो परिणति उनकी हुई, जहाँ तक वो पहुँचते हैं, उन्होंने तो लेख भी बहुत लिखे हैं, चिंतक भी वो हैं अपने समय के। तो जब आप अंतिम जो आपकी पूरी विकास धारा जहाँ को पहुँच रही है, अंतिम फैसला शायद हम वहीं से ले सकते हैं कि अंततः उन्होंने क्या कहा, पूरा स्वर क्या निकल के आ रहा है। अब गोदान में तो मुझे पक्का पता था कि कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिस पे बात नहीं हुई है। जब मैंने उनकी कम चर्चित कहानियों को खंगालने की कोशिश की तो मेरे दिमाग में कोई भी विषय नहीं था कि मैं गुलामी पे बात करूंगी देश की, कि स्त्री पे, कि दलित पे, कि किस पे। मैं पढ़ती गई, मुझे जो अचर्चित कहानियाँ दिखी वो मैंने किया। अगर आपको ये लगे कि ये विषय एक खास दिशा में आपको लेके जा रहे हैं तो समझना कि ये चुनाव मेरा नहीं है। जिन लोगों ने कोई खास कहानियों को अचर्चित बने रहने दिया, ये उनका चुनाव है कि किन ध्वनियों को कम सुना जाए। मैंने आज का कोई विषय नहीं चुना था और मैं एक पाठक की तरह बोल रही थी, न स्त्री पाठक की तरह, न कोई खास किस्म की पाठक की तरह, न आलोचक की तरह। आलोचक मैं अपने आप को मानती भी नहीं हूँ। मेरा मानना है कि अब इस समय जो डिजिटल और सोशल मीडिया ने, संसाधनों ने हमारे सामने पूरी दुनिया खोल दी है। अब हमें अपने लेखकों से जुड़ने के लिए मध्यस्थों की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप चाहोगे कि मैं आज क्या संदेश शोधार्थियों को, सुनने वाले कई विद्वान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पर संदेश तो मैं इनके लिए ज़्यादा दे सकती हूँ। तो मैं यही देना चाहूँगी कि आप सीधे अपने साहित्यकारों को पढ़िए, आप सीधे अपने विद्वानों को पढ़िए, मध्यस्थों से सीखिए, उनसे दृष्टि लीजिए, उनसे तर्क संपन्न ढंग से सोचने की, प्रगतिशीलता की चेतना हम उनसे अर्जित कर सकते हैं। लेकिन हमारी दृष्टि जहाँ तक जा सकती है, ज़रूरी नहीं है कि उनकी गई हो तो हमें सीधे पढ़ना चाहिए। मैं इसी निष्कर्ष पे पहुँची। तो अगर कोई ख़ास किस्म की ध्वनि आपको मिलती है तो मैंने उसमें कोई भी चीज़ फ्रेमिंग नहीं की है, मैंने कुछ ऑल्टर नहीं किया है, मुझे जो मिलता रहा मैं उस पर बात कर रही हूँ। अगर हम गोदान की बात करें तो आप ये देखिए कि 1930 के समय, लगभग 1920 और 30 के दशक के भारत को ही तो उन्होंने, उत्तर भारत को लिखा होगा उन्होंने गोदान में, 1936 में छपी है। तो पहली बार जब मालती आती है तो उसका, मालती को लगातार दिखाया जा रहा है, दूसरों की नज़रों से ज़्यादा दिखाया जा रहा है। पुरुष दृष्टि में वो क्या है, उस समय के जो समृद्ध, संपन्न, शिक्षा संपन्न पुरुष हैं, उनकी नज़रों में वो क्या है, उसके आधार से। तो लंदन से डॉक्टरी पढ़ के आई है, बहुत सुंदर ऊंची हील की सैंडल पहने, और एक हल्की सी मुस्कुराहट है। हल्की सी मुस्कुराहट से आप लोग उसे बहुत पॉजिटिव गुण की तरह लोगे, मगर नहीं, ये 1930 का पुरुष देख रहा है उन्हें, और कह भी दिया है कि उनके बगल में जो एक बहुत कुशल गृहिणी गोविंदी हैं उनके बगल में मालती के, वो जितनी गरिमाहीन है वो इतनी गरिमाहीन नहीं है मालती। उसके तो पुरुषों को
आकर्षित करने वाली एक खिलंदड़ी मुस्कान उसके चेहरे में, जो तारीफ में बिल्कुल नहीं हुआ है। लंदन से मेडिकल की शिक्षा लेके जो स्त्री 1930 में अवतरित हो रही है इनकी महफिल में, 100-200 पेज में कहीं उसकी डॉक्टरी का कोई जिक्र ही नहीं है। आप सोचिए कि एक लड़की इतनी पढ़ाई करके समाज सेवा से जुड़े किसी काम के लिए आती है, और काम करने वाले हाथों की, डॉक्टर के हाथों की उस समय कितनी कमी रही होगी, सोचिए 1930 के दशक में। उस समय इतने सारे पुरुषों ने कभी भी उसकी शिक्षा का, उसकी बुद्धि का, उसकी मेडिकल पढ़ाई का कहीं कोई जिक्र नहीं है, कोई जिक्र नहीं है। पूरे टाइम एक तितली सी बनी है। और आप ये देखिए कि जो हम अपने बारे में सोचते हैं कि हम क्या हैं, हम अपने व्यक्तित्व को कैसे डिफाइन करेंगे, हम इसी दुनिया का हिस्सा हैं। हम शून्य में नहीं जन्म लेते, हम अपने आप को उसी ढंग से परिभाषित करते हैं जैसे दुनिया हमें देखती है। उसका फ़र्क पड़ता है हमारे खुद को अपने देखने में। वो तो उसे एक प्रोफेसर मेहता मिल जाता है जो उसको उस तरह तितली की तरह मान तो रहा है, लेकिन वो उन भौरों में से नहीं है जो रस पी के उड़ जाते हैं। वो एक स्त्री की गरिमा उसमें चाहता है। तो इसके लिए अपने आप को मेहता की आंखों से देखते देखते वो विकास करती चली जाती है अपना। और जब विकास करना शुरू ही हो जाता है, एक बार जिसे कहते हैं कवच अंडा फूट गया, जिस खोल में उसने अपने आप को कैद किया हुआ था समाज की इमेज, समाज के मूल्यों और उसकी नज़रों के सीमित कैद में, उससे वो जब एक बार मुक्त होती है तो फिर वो मेहता से बहुत आगे चली जाती है। मेहता की जो संकुचित सीमित दृष्टि है, वो बंधन मालती को रास नहीं आते, क्योंकि उसके लिए प्रेम और परिवार की उसकी इतनी संकुचित विचारधारा है कि अगर मालती उससे शादी करती तो वो सामाजिक सरोकार के बिल्कुल काम की ना होती। अगर उसे उस समय घर शादी करके उससे घर बसाएगी तो जो अपना विकास करते करते उसके मन में सामाजिक सरोकार और त्याग की पूरी भावना बलवती हो चुकी है, वो ना कर पाती। इसलिए बाद में वो उससे भी ऊपर चली जाती है, एक बार विकास होना शुरू होता है। तो अब ये जो मालती है, इसका चरित्र प्रेमचंद के दिमाग में जितना रहा होगा, मेरे को उसकी बहुत अच्छे से पदचाप में सुन पाती हूँ कि मालती का चरित्र प्रेमचंद कैसा रचना चाहते रहे होंगे, लेकिन वो उतना प्रखर नहीं रच पाए, क्योंकि उनके समय के यथार्थ में ऐसे चरित्र कहीं मिलते ही नहीं थे। और उनकी तो पूरी कसौटी है ना साहित्य की, वो दिखने चाहिए हार्ड मास के कि हाँ इन्हें तो हम जानते हैं, ऐसे होते हैं। तो उनकी एक कहानी है क्रिकेट मैच, उसकी एक पात्र है हेलेन मुखर्जी। वहाँ ऐसा लगता है कि वो जो मालती की हाजिर जवाबी, उसकी जो तीक्ष्ण बुद्धि, उसकी शिक्षा, उसकी वाक चातुर्य और पूरा आत्मविश्वास, और दूसरों की नज़रों से खुद को बिल्कुल भी नहीं देखना, बल्कि उसके सामने तो राजा या रंग का है, वो किसी का रौब नहीं खाती। आत्मविश्वास से युक्त, भरपूर व्यक्तित्व संपन्न, निर्णायक क्षमता से लैस एक स्त्री। और एक चीज़ होती है समृद्धि की, अगर आपके पास पैसा और संसाधन है और आपका सरोकार बड़े हैं, तो फिर तो आप कितने ताकतवर हो कि आपके पास सारी शक्तियों के साथ आर्थिक शक्ति भी है। तो उसके खुद भी वो लंदन से डॉक्टरी पढ़ के आई है, और उसके पिता भरपूर उसके संपत्ति छोड़ के गए। यहाँ वो मालती का वो चरित्र और अच्छे से डिफाइन हो पाता है, जैसा शायद उन्होंने बनाना चाहा होगा। इस कहानी पे मैं थोड़ा ज़्यादा वर्णन करूँगी ताकि आप लोग प्रेमचंद की भाषा से भी परिचित होते चलें। फिर उसके बाद की बाकी कहानियों में मैं अपनी टिप्पणी दूंगी, लेकिन इसमें हम प्रेमचंद की भाषा पे भी कुछ बात करेंगे। इससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो रशीद जहाँ है बड़ी लेखिका है, पर लेखिका से ज़्यादा ये कि उन्होंने नाटकों, मतलब अपने समय के साहित्यिक सांस्कृतिक आंदोलनों में और प्रगतिशील आंदोलनों में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, जिनके बारे में इस्मत आपा कहती हैं कि मैं रशीद जहाँ को देखती हूँ तो देखती रह जाती हूँ, मेरा जी ही नहीं भरता, क्या करूँ मैं, इनका मन करता है खा जाऊँ। जिनसे इस्मत आपा इतनी प्रभावित थी। तो सज्जाद ज़हीर की रोशनाई किताब पढ़ते हुए मेरे दिमाग में आया कि ये जो मालती और क्रिकेट मैच की हेलेन मुखर्जी है,
ये पात्र उन्होंने लिखा ही होगा रशीद जहां को देख के, जो लंदन से डॉक्टरी पढ़ के आई थी और इतनी हाजिर जवाब थी, और जो स्त्रियों का एक लक्षण माना जाता है चुपके से रहना, संकुचित होना, पहल पुरुष करने के लिए रहना नहीं, वो तो जहाँ पे रहती थी एक तरह से नेतृत्व तो माहौल का उनके हाथ में आ जाता था। मैंने तानाशाही नहीं, वो कि हर चीज़ को करने के लिए उतनी तत्परता, उतनी बुद्धि, उतना सरोकार बढ़े, उतना आपका जो सोचने का औदात्य और जो आपकी निर्णायक क्षमता है वो इतनी समृद्ध है कि माहौल कैसे से कैसे माहौल जो है आपके हाथ में आता चला जाता है। अगर प्रेमचंद को वो रशीद जहाँ नहीं मिलती तो महादेवी वर्मा और इन सब के साथ जो उनकी एक स्त्री चेतना बन भी रही होगी तो वो अपने वक्तव्यों में तो दिखा सकते थे, लेख में दिखा सकते थे, पर वो ऐसा चरित्र कैसे खींचते। और मालती में भी उतने अच्छे से नहीं, क्योंकि ये रशीद जहाँ से 2-4 ही मुलाकात हुई होंगी, वो भी वैसा ही चौंके होंगे जैसे कि वहाँ पे सब चौंकते हैं मालती के आने से। फिर धीरे धीरे उनकी समझ बढ़ी होगी, फिर उनके दिमाग में आया होगा कि अपने समय के साहित्यिक सांस्कृतिक आंदोलनों से किस तरीके से वो जुड़ती हैं, किस तरीके से रशीद जहाँ जुड़ती हैं उसको उन्होंने क्रिकेट मैच कहानी में लिखा होगा, ऐसा मेरा मानना है। दावा तो पक्का नहीं कर सकती, क्योंकि 1930 के उत्तर भारत में और कितने ऐसे एग्जाम्पल उनके पास मिले होंगे, और आ भी रही हैं सारी लंदन से डॉक्टरी ही पढ़ के। अब थोड़ी से पन्ने हम क्रिकेट मैच के कुछ पढ़ लेते हैं जरा से। इसका जो पात्र है, ये कहानी लिखी गई है जुलाई 1937 में, तो गोदान की बात की कहानी है ये। तो लगता है कि जैसे स्त्री का जितना सशक्त पात्र लिखने से उनका रह गया था, जैसे वो कमी पूरी की हो, और इसको हम उनका विचार मान सकते हैं, क्योंकि 1937 जुलाई की लिखी हुई, यानी उनके उत्तरवर्ती दौर की कहानी है। अब एकदम देखिए इसकी पहली ही लाइन क्या है कि आज क्रिकेट मैच में मुझे जितनी निराशा हुई मैं उसे व्यक्त नहीं कर सकता। हमारी टीम दुश्मनों से कहीं ज़्यादा मजबूत थी, मगर हमें हार हुई। हमारे यहाँ नेतृत्व के लिए योग्यता शर्त नहीं है। हिज हाईनेस कप्तान चुने गए। क्रिकेट बोर्ड का फैसला सबको मानना पड़ा। वो जोश कहाँ, संकल्प कहाँ, खून की आखिरी बूंद गिरा देने का उत्साह कहाँ। एक युवक अब अभी तक है कि जो एक खिलाड़ी जिसने क्रिकेट मैच सबसे अच्छा खेला मगर हार गया। तो अभी आप देखेंगे कि इस कहानी में क्रिकेट मैच के माध्यम से पूरे व्यक्तित्व का विकास, बड़े सामाजिक सरोकारों से जोड़ना, देशभक्ति की भावना, और गुलाम भारत में देशभक्ति की भावना से बढ़ के और क्या हो सकता था कि किसी भी तरीके से एक कोई तरीका ऐसा न हो रह जाए कि हमारा जो सांस्कृतिक चेतना या कुछ भी कमतर हो जाए, कि हमें लगे कि अंग्रेज हम पे राज कर सकते हैं। तो हेलेन को बहुत मन है कि हम ये क्रिकेट मैच जीतें, और इसमें बार बार पूरी चीज़ें आ रही हैं जो आज भी समय में जिस तरीके के भ्रष्टाचार हमें साहित्यिक सांस्कृतिक आयोजनों में मिलते हैं, कौन अध्यक्षता करेगा, किसे सभापति बनाएंगे, किसे बुलाएंगे, वो सारे भी इसमें आ गए कि जो भी होता है सिर्फ सत्ता और पद के बल पे होता है। अब देखो कैप्टन उसको बना दिया एक जमींदार को, राजा को, और उसको तो कुछ भी आता जाता नहीं था। तो हेलेन चाहती है अपने जो उस पे पैसे हैं भी कि मैं घूम घूम के अच्छे क्रिकेटरों को जमा करूं और हमें एक ऐसी टीम बनाए तो जो भारत का नाम रोशन कर सके, जिससे हम प्रूव कर सकें कि हमारे देश में कितने कुशल खिलाड़ी हैं और हम क्या क्या नहीं कर सकते, और व्यक्तित्व विकास की पूरी हमारे अंदर संभावना है। यहाँ पे हार का कारण भी यही है कि टीम में एकता ही नहीं थी। जोश कहाँ से आएगा, क्योंकि आपको पहले ही पता है कि जो पूरी क्रिकेट की समिति बनी है उसने बहुत पार्शियल ढंग से चुनाव किया है लोगों के पद के हिसाब से। वही आजकल साहित्य और हर जगह होता है। तो इसीलिए इनकी सारी कहानियाँ वो हैं, प्रासंगिक हमेशा ही रहेंगे, क्योंकि ये इंसान के मूल पे, जार्गन्स पे ज़्यादा बात नहीं करते प्रेमचंद, डायनामिज्म पकड़ते हैं सोसाइटी का मूल भावों के साथ। ईर्ष्या रहेगी, पद की लालसा रहेगी, पद से दबने की कमजोरी रहेगी, और बाद में हेलेन बोलती भी है कि जहाँ हमारी मजबूरी है कि हम किसी के सबॉर्डिनेशन में काम कर रहे हैं, वहाँ तो मान भी लिया कि पैर दबाना मजबूरी है,
लेकिन जहाँ हमें ऐसी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम स्वतंत्र लोगों की तरह मिलते हैं, हम किसी से दबे हुए नहीं हैं, वहाँ भी हमारी चापलूसी की आदत नहीं जाती। तो ऐसे करके इस कहानी की गूंज बहुत बड़ी है, पूरे देश की समस्याओं को समेटा गया है इसमें। देश की समस्याएं, उनका निदान और बहुत बड़ा सरोकार ये रिफ्लेक्ट होता है हेलेन मुखर्जी के मुंह से, यानी कि जो स्त्री है वो सारे पुरुष पात्रों पे बहुत एक तरह से उनसे बहुत ऊपर की भी दिख रही है। एक तरह से ये भी साबित हुआ कि स्त्री चाहे तो क्या नहीं कर सकती और पुरुषों को भी करने के लिए प्रेरित कर सकती है। साथ में ये ध्वनि भी है कि जब स्त्रियां इस तरीके के रोल निभाने आएंगी, आना ही है, उन्हें पता था, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। और वैसे भी उस समय देश की आधी जनता की तो सारे ही लोग महसूस कर रहे थे कि देश की दलित और स्त्रियों और आदिवासियों की जनता के बिना उनका स्वतंत्रता आंदोलन नहीं लड़ा जाएगा। पर बाकियों की मंशा, मतलब कुछ लोगों की थी कि उसके स्त्री के स्वत्व की बात मत करो, बस खाली वो राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ले। लेकिन नहीं, यहाँ पूरे व्यक्तित्व का विकास है। और प्रेमचंद ये भी खबर दे रहे हैं कि अगर स्त्रियां बाहर आके हमारे साथ काम करेंगी तो जो उनका आचरण है, जो उनका मैनरिज्म है, जो उनका व्यवहार होगा, वो भी तो एक सामान्य व्यक्ति का व्यवहार होगा। लेकिन अगर जो पुरुष है वो स्त्री में हमेशा वही खोजता रहे जिसे खोजने की उसको सदियों से आदत है। एक सुंदर स्त्री आते ही आपकी स्वाभाविक जुबान खो जाती है, स्वाभाविक आपका जो काम करने के तरीके हैं वो बदल जाते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे बात करना कि आप पुरुष को या नागरिक की तरह स्त्री को लेना आना पड़ेगा और आपको अपने पूरे आचरण बदलने। अब उनके सामने देखिए, इस समय आने तक जावेद जो पात्र है ये उसको कितनी थी कि हम जीत जाते, जोश होता, ये होता, कचौट है उसको बहुत इस करप्शन की। लेकिन हेलन के आने पे इनके क्या हाल है कि अचानक से एक युवती कार से उतरी बहुत सुंदर और उसने आगे बढ़ के हाथ मिलाया तो इनकी एकदम समझ में नहीं आया कि अब कैसे बिहेव करें। वो बोलते हैं कि उसका तो सौंदर्य आने से ही मैं हक्का बक्का रह गया, मुझे पता ही नहीं कि मैं उससे कैसे बिहेव करूं। और सौंदर्य कैसा है वो? यह वह सलोनापन न था जिस पर हम जान देते हैं, न वह नज़ाकत जिसकी कवि लोग कस्में खाते हैं, न वो नज़ाकत जिसकी कवि लोग कस्में खाते हैं। उस जगह बुद्धि की कांति थी, गंभीरता थी, गरिमा थी, उमंग थी और आत्म अभिव्यक्ति की निसंकोच लालसा। एकदम यही था मालती में। लेकिन उस समय पुरुष की नज़रों से देखा जा रहा था तो वो तितली सी लगी। अब ये जो उसके ज़्यादा बोलने का ये क्या हो गया? अभिव्यक्ति की निसंकोच लालसा। तो उसने जब नाम बताया और अपना नाम पूछा तो मैंने अपने मर्द होने का फर्ज अदा कर दिया और पूछा, मेरे लिए कोई खिदमत पूछ रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ खुद किए जा रही है। अब उनको लखनऊ वापस जाना है और रास्ते में ये अपना प्लान बताएगी कि मुझे क्रिकेट टीम पूरी तैयार करनी है, हम देश के विभिन्न भागों में ढूंढेंगे, क्रिकेट प्लेयर ढूंढेंगे और हम मैच जीतेंगे। तो लगातार क्रिकेट मैच का इसका नाम अखबारों में पढ़ती रहती है और यहाँ पे इसने इतना अच्छा खेला है तो इसीलिए वो आई है। तो पूरे टाइम जो हेलेन का इससे जोड़ने का है देशभक्ति और क्रिकेट मैच है। लेकिन आप इतनी लंबी कहानी है, कम से शायद 48-40 पेज की, उसमें या 30-35 पेज की, उसमें पूरे टाइम इसका जो पूरा जावेद का ध्यान है वो पूरा का पूरा हेलेन के व्यक्तित्व पे है। मुझे लगता है अगर मैं ये पढ़ के सुनाऊंगी तो वो कम पड़ जाएगा समय, तो मैं अपने हिसाब से ही बोलती हूँ उसे। पूरे टाइम इसका ध्यान हेलेन के सौंदर्य पे, उसके काम करने पे, मैं उसको कैसे पहल करने दूँ। फिर वो स्टेशन रूम में ले गई, फिर आराम कुर्सी में इसको बिठा दिया, खुद नॉर्मल कुर्सी में बैठ गई साधारण में, सामान भी सारी पहल खुद ले ली, इसके हाथ से उसकी हैट ले ली कि खिलाड़ी है तो एक ऑनर दे रही है, एक एक्स्ट्रा सम्मान जिसे कहते हैं, वो खिलाड़ी को ऑनर दे रही है। वो एक सुंदर स्त्री से, पुरुष से कैसे बिहेवियर ले रही है, उसकी जो पूरा का पूरा ग्रहण है, जो पूरी रिसेप्शन देखिए इस समय। एक स्त्री अगर काम कर सके अच्छे से तो रिसेप्शन में भी तो बदलना होगा। और एग्जैक्ट यही हालत प्रेमचंद की शायद रशीद जहाँ को देख के पहल हुई होगी
क्योंकि इस तरह की भरपूर व्यक्तित्व संपन्न स्त्री से शायद उनकी पहली मुठभेड़ हो या ना भी हो, मेरा अनुमान हो सकता है, लेकिन उनकी नज़र में ये गया कि हमें आचरण को नागरिक की तरह देखने की एक ट्रेनिंग छोटी सी छोटी बातों में होनी चाहिए। इसके बाद पूरे टाइम वो अगुवाई करती है, खाने टिकट लेने से लेके हर चीज़। तो एक दिन तक उनको अजीब लगते रहता है, अगले दिन इनको लगता है, अगले दिन से थोड़े समय के बाद से इनको आनंद आने लगता है उनकी सेवाएं लेने का। और भी थोड़े जैसे लड़कियां वीक होने लगती हैं कि उनके कोई नखरे उठाने को हो तो कभी सिर दर्द हो रहा है, थोड़ा दर्द हो रहा है तो ज़्यादा हो रहा है, बिल्कुल इस तरीके के ये कमज़ोर से हो जाते हैं और महसूस करते हैं कि प्रेम की बादशाहत जमाने में, मतलब हम प्रेमी होते थे और प्रेमिका पे रौब मारते थे प्रेम का, उसमें जितना मज़ा है उससे तो कई गुना स्वर्ग इसमें है कि कोई तुम्हें प्रेम करे। मोहब्बत को ग्रहण करने में निर्जीव होके कितना आनंद है उसको पहली बार पता चल रहा है। तो आप ये देखिए कि एक प्रेम का नैरेटिव पूरा चेंज होता हुआ यहाँ दिख रहा है। जो निजी और सार्वजनिक का सवाल होता है, निजी और सार्वजनिक का, कि आप किस तरीके से चीज़ों को देखेंगे जब वो सार्वजनिक ज़िंदगियों में है। कोई अकेले में तो है नहीं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, कभी स्टेशन में, कभी कहीं है, तो उस तरीके का जो चेंज चाहिए साथ में अगर काम करना है तो वो बार बार आ रहा है। बाद में वो होटल में कहीं जाके कमरा लेती है और ये लोग रात को टहल के बात कर रहे हैं, तो इसको सिर्फ ये पता है एक सुंदर स्त्री के साथ है जिसके व्यक्तित्व से मंत्रमुग्ध है। उसको मन कर रहा है काश हम रात भर टहलते रहते, लेकिन जैसे ही उसकी बात खत्म हो गई जो उसको प्लानिंग करनी है अगली सुबह के लिए, उसने कहा कि अब आप सो के आराम कीजिए, थक गए होंगे, और वो भी अपने अलग कमरे में सोने चली गई। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कि उसके लिए नींद सहज है, काम सहज है, बातें सहज हैं। ये जो हजरत हैं ये सोच रहे हैं रात भर टहलते रहें तो अच्छा है, तो वो साफ है कि उसे क्या करना है। अब क्योंकि उसके पास एक स्वस्थ दृष्टि है तो सुंदर चीज़ें सुंदर लगेंगी। अगर कोई कुछ अच्छा करेगा तो अच्छा बोलती है, कोई कविता सुनाता है तो उसकी तारीफ करती है, शेरो शायरी, उसका जो कविता, उसका सौंदर्य बोध, उसकी कविता के बारे में उसकी विद्वता, उसकी राजनीति, सांस्कृतिक सामाजिक चेतना, हर चीज़ इतनी उन्नत है और पूरे टाइम ये सहज ढंग से नहीं ले पा रहा है। जब उसकी विद्वता से वो बहुत अधिक प्रभावित हो जाता है तो वो एक यूरोप की बात करने लगता है कि मैं उधर की लड़ाइयों की बात करूंगा, देश विदेश की चीज़ में मैंने पढ़ा है तो शायद मैं इसे हरा पाऊँ, लेकिन वो उसमें भी इतना ज़ोर शोर से जवाब देती है कि ये निरुत्तर हो जाता है। फिर जब ये जाते हैं तो हर शहर से इन्हें एक एक दो अच्छे खिलाड़ी मिलते हैं और हर खिलाड़ी एक दूसरे को प्रतिद्वंदी समझता जाता है। उसका ध्यान सिर्फ क्रिकेट मैच पे है, लेकिन ये लोग ने इतने दिनों में पता नहीं कितने मंसूबे बांध दिए। अगर वो किसी चीज़ की तारीफ करती है तो बाकी लोग सोचते हैं कि हमारी क्यों ना करें, और इनके अंदर ही अंदर एक तरह से ये प्रतियोगिता चल पड़ी है कि आखिर कौन नायक बनेगा इनका, हेलेन मुखर्जी का। तो कहाँ उसके उतने बड़े सरोकार, और उसके व्यक्तित्व के बारे में ये लिखा भी है कि वो हर किसी से प्रेम करती है, किसी से खास अलग कुछ नहीं करती, लेकिन हर किसी का जो ग्रहण करने का कटोरा है वो तो एक आसमान से बरसने वाले बारिश की तरह होगी, लेकिन आप उसे अपने अपने कटोरे में लेके अपने हिसाब से ले रहे हो और आपको लगता है कि इसकी तो सारी बारिश हमारे लिए होनी चाहिए। तो इनमें हल्का सा मेहता कहीं छुपा हुआ है, इसीलिए मैं मेहता को वाचक नहीं मानती हूँ प्रेमचंद का। तो इस तरीके से कहानी आगे बढ़ती जाती है। बाद में ये जो है जावेद ये मान भी लेते हैं कि जो एक खिलाड़ी है वही सबसे अच्छा खेलता है और उसको ही सबसे अधिक सम्मान देती भी हैं, क्योंकि उनका तो काम ही यही है। तो भी इनको लगता है कि कोई बात नहीं, उनका इतना ध्यान रखती है तो मेहमान को दिया जाता है, असली जो प्रेमी हूँ वो तो मैं ही हूँ। इस तरीके से चलता जाता है। जब मैच जीत भी जाते हैं, अब इनको बाहर जाके यूरोप जाके मैच खेलना है। ये चाहती है कि तुम उसकी तैयारी करो। जब ये मैच भारत में जीत चुके हैं, इनको इतना बड़ा सम्मान मिला कि बड़े से बड़े राय साहब गवर्नर को भी क्या मिलता होगा, सारे गांव ने, सारे शहर ने इनको बिल्कुल जैसे कहना चाहिए पलकों में बिठा के रखा। और इतने सम्मान के उसमें इन्होंने देखा कि जो हेलेन है वो हमसे, आम आदमी से, उसे गरीबी अमीरी कोई चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता, वो हर किसी से एक जैसा व्यवहार करती है और कितना बड़ा कोई अंग्रेज़ ऑफिसर या राजा आ जाए वो उसका रौब नहीं खाती। तो इससे तो ये फ़र्क पड़ना चाहिए था ना कि वो
उसका जो मानवीय बोध है वो बहुत उच्चतर है और वो मानव को देख पाती है उन सारे सभ्यता के झूठे आवरणों को चीर के। लेकिन ये जो पुरुष और स्त्री वाला आवरण है ये लोग नहीं चीर पाते। और अंत यहाँ पे होता है कि जब वो अंत में वहाँ पे गई है और सब सोच रहे हैं आज तो लॉटरी निकलेगी, किसकी निकलती है, लड़कों के दिमाग में ये चल रहा है, तो वो बोलती है कि मेरा मकसद इतना छोटा नहीं है कि मैं किसी नवयुवक की वासना की पूर्ति बनूं या उसकी आकर्षण का केंद्र बनने में ज़िंदगी बिताऊं। मेरे सरोकार बहुत बड़े हैं और मेरा मानना है कि व्यक्ति को बड़े सरोकारों के लिए काम करना चाहिए। तुम्हें मैं क्रिकेट मैच की वजह से तुमसे जुड़ी थी, लेकिन तुम्हारा जो ध्यान है वो क्रिकेट से ज़्यादा मुझ में है, इसलिए मैं जा रही हूँ। और बता देती हैं कि मेरा ये मकसद है कि तुम जो है यूरोप में जाके भी मैच जीतो, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब तुम्हारा जो सरोकार है वो क्रिकेट हो। यानी कि वो जो इतना जीते हैं वो मालती को आकर्षित करने के लिए हर कोई अच्छा खेल रहा था कि हम मालती को अपनी तरफ आकर्षित कर सकें। तो मालती ने यहाँ पे ये संकेत भी दे दिया कि इतने छोटे उद्देश्य से कोई काम करोगे तो उसकी दौड़ बस यहीं तक है, इससे आगे अगर तुम्हें जाना है तो क्रिकेट की बात है तो क्रिकेट से ही होगा। अब इस क्रिकेट को आप किसी भी पब्लिक, किसी भी सामाजिक सरोकार से जोड़ सकते हैं और पूरी कहानी में लगातार इस तरह की ध्वनियाँ हैं। मैंने थोड़ा ज़्यादा विस्तार से इसमें ले लिया तो बाकी चीज़ों को हमें बहुत शॉर्ट में ख़त्म करना पड़ेगा, लेकिन मुझे ज़रूरी लगा कि मैं एक कहानी तो बता के क्लियर करूं कि कितनी छोटी चीज़ों पे भी वो बात कर सकते हैं। एक मेरी जो ऑब्जर्वेशन है इनकी कम चर्चित कहानियों को पढ़ने के बाद कि अगर हम इनकी कम चर्चित कहानियाँ देखें तो उनमें उत्कृष्ट, साधारण और अति साधारण कहानियों का लगभग वही रेशो है जो चर्चित कहानियों में है। जो चर्चित इनकी अच्छी से अच्छी कहानियाँ हैं, यहाँ भी वो कहानियाँ मिलती हैं जो उनकी जो श्रेष्ठ है, इनका श्रेष्ठ उससे किसी भी तरह कमतर नहीं है। तो इन कहानियों के छूट जाने के पीछे मुझे नहीं लगता कि इनका जो स्तर है वो कभी रहा, वो इसके पीछे इसका कारण रहा होगा। इनकी एक कहानी पत्नी से पति है, लेकिन ये मैं बहुत शॉर्ट में बताना चाहती हूँ बस, जिसमें पति है जो बिल्कुल विदेशी कपड़े और विदेशी ज़िंदगी जीता है, बड़ा अफसर है शान से, और पत्नी बहुत घुट रही है उसको। वो एक पतिव्रता स्त्री है जिसे पति के इशारों पे नाचना है, लेकिन वो चाहती है कि वो विदेशी वस्त्रों की होली जलाए, वो देश के स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा ले, त्याग की ज़िंदगी जिए, ऐसे ऐशो आराम की नहीं। लेकिन इसको भारतीय लोगों से तो चिड़े कि काहिल होते हैं, ये होते हैं, और पूरी अंग्रेजी सभ्यता में के गौरव से भरा हुआ है। पूरी चाल चलन एकदम लिखा है उन्होंने व्यंग्य में कि अंग्रेजी विलायती मंजन से ब्रश करके, विलायती से करके, विलायती बाइक में ऐसे चला गया इस ढंग से। तो उसके बाद एक दिन ये उसकी आज्ञा का नकार करके भी चली जाती है। जब नहीं रहा जाता इससे तो कांग्रेस के कार्यक्रम में चली जाती है, तो वो बोलता है कि मेरा हुक्म तुम्हें मानना पड़ेगा। हाँ, उसमें ये 200 रुपये दे आती है। 200 रुपये उस समय बहुत बड़ी रकम थी, जिसकी खबर जो है एकदम हवा की तरफ है। ये फूलों की प्रदर्शनी देखने गया, वहाँ भी उसको इसकी खबर मिल जाती है। ये बोलता है कि तुमने इतना पैसा कैसे खर्च कर दिया? कहती है अपना जान के कर दिया। बोलता है तुम्हारा कैसे हो गया? कहता है जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी है। तो उसने कहा नहीं मेरा है। तो वो कहती है कि जब तक कानून तलाक का पास नहीं करवा लेते और जब तक मुझसे तलाक ले नहीं लेते, तब तक तुम्हारा जो पैसा है वो जितना तुम्हारा है उतना मेरा है। तो उतनी वो दब के रहने वाली स्त्री की जो देशभक्ति की चेतना इतनी आगे बढ़ जाती है कि वो ये सब कर पाती है, इतना साहस कर पाती है अपने सामाजिक और देशभक्त के सरोकारों के लिए। उसके बाद जब ये जाता है तो बॉस इसके साथ बहुत मिसबिहेव करता है और रूल से इसको मार देता है। तो इसकी भी स्वाभिमान जाग जाता है। ये भी उनको एक मुक्का मार के आ जाता है, रिज़ाइन करके आ जाता है। अब जब ये घर आता है तो इसको तो लगता है कि पत्नी बहुत परेशान होएगी, और लेकिन इसमें पत्नी कहती है कि हाँ ये तुमने अच्छा किया, गुलामी ठीक नहीं है। हर तरह की गुलामी का लगातार प्रतिकार प्रेमचंद की कहानियों में मिलता है। और अगर घर में भी औरत
जब तक पब्लिक स्फीयर स्त्री के लिए अच्छे तरीके से तैयार हो जाए, जहां वो व्यक्तित्व संपन्न नागरिक की तरह जी सके और उसी ढंग से उसको रिसीव भी किया जा सके, इसकी भी लगातार प्रेमचंद को चिंता है अपनी उत्तरवर्ती दौर की कहानियों में। और जब तक उसको घर में रहना पड़ रहा है तब तक वो बिल्कुल बराबर के अधिकार से गरिमा के साथ रहे और अपने स्वाभिमान में बिल्कुल भी समझौता ना करे, ये ध्वनि प्रेमचंद में लगातार है। तो बाद में वो बोलती है कि हाँ, गुलामी बिल्कुल भी नहीं करनी, और कहते हैं अब कैसे काम चलेगा। कहती है वो मैं सब कर लूँगी, सब सोच लिया मैंने कैसे काम चलेगा, साधारण ज़िंदगी जिएंगे, इस ऐशो आराम की ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा, और पहले मैं तुम्हारे इशारों पे चलती थी, आज से तुम मेरे इशारों पे चलना, जो जो मैं कहूँ, तुम जिस हाल में मुझे रखते थे मैं प्रसन्न रहती थी, मैं जैसे रहूँगी तुम वैसे ही खुश रहना, और आज से मैं तुम्हारा पति हूँ। अब कहानी का नाम देखिए, पत्नी से पति। तो यहाँ पे पितृसत्ता पे कितना बड़ा अटैक है, और पति शब्द एक पद की तरह यूज हो रहा है कि जो पति का पद है हमारे समाज में वो पत्नी से कितना ऊपर है। तो आज अगर ये लीड करेगी तो ये पति हो जाएगी। तो पितृसत्ता बोले ना बोले पर ये बहुत ज़्यादा उस पर अटैक है। टाइम तो मेरा ओवर होने को है, बट मैं 10 मिनट लूँगी अभी। और एक कहानी इनकी है, अच्छा इसी कहानी में ये भी वो बोलते हैं कि सरकार जो है वो चोर उचक्के गुंडों यहाँ तक कि हत्यारों को भी ज़्यादा परेशानी सरकार को नहीं होती उनको बख्श देने में, लेकिन अगर किसी की राजनीतिक चेतना जरा सी भी जगती है तो सरकार उसे क्रूर होकर वहीं पे मसल देती है। इसी कहानी में ये भी सिद्ध किया हुआ है कि सरकारों को चेतना बिल्कुल भी पसंद नहीं होती और वो उन्हें मसल देती है। तो इस तरीके के बहुत सारे मनोविज्ञान लगातार आते चलते हैं जो कि हमारे आज के युग में भी बराबर काम के हैं। एक कहानी जो इनकी स्वामिनी है, वो कहानी तो मैं लगभग उसको ये मानूंगी कि जो स्त्री चेतना का जो पूरा विकास है, स्त्री सरोकारों का विकास का अगर हम एक लंबे समय में उसे देखें तो मुझे लगता है कि वो कहानी उस पूरे विकास प्रक्रिया को दिखाती है संक्षेप में। कि मैं एक बार आप लोग के मैसेज पढ़ लेती हूँ। एक बार मैसेज पढ़ते चल रही हूँ मैं, 2 मिनट का ब्रेक देके, अगर मुझे आएगा तो। ये मुझसे हो नहीं रहा नीचे। नमस्कार आप सभी का, नाम मैं नहीं ले रही हूँ, मुझे आप सबके मैसेज दिख गए हैं। भुवाल जी, सुभाष, सौरभ जी, योगेंद्र जी, आनंद जी। तो मेरे को ये भाभी जी मिल गई, अम्बरीश जी मिल गए, बहुत खुशी हुई आप लोग को यहाँ पे देख के। कोई इसमें प्रश्न होगा तो मैं उसे लूँगी अपनी कहानी के चर्चा के अलावा, लेकिन अगर प्रश्न नहीं है तो बस मैं खुश हो रही हूँ आप लोग को देख के। स्वामिनी कहानी को मैं स्त्री सरोकारों की पूरी विकास यात्रा का एक संक्षेप में एक कहानी में दिखा देना मानूंगी। इसमें जो एक प्यारी है वो चौधरी परिवार की बहू है, 2 भाई रहते हैं उसमें, और ये जो देवरानी जिठानी आपस में बहनें भी हैं। खूब प्यार से बहुत अच्छे से घर परिवार इनका चल रहा था। अचानक से प्यारी के पति के जो बड़ा भाई है उसकी बीमार होकर मृत्यु हो गई है। तो उनके ससुर को बहुत बुरा लगता है कि इतनी जवानी में बेचारी पूरी ज़िंदगी कैसे जिएगी। तो वो घर की पूरी चाबी उसके पास सौंप के कहते हैं आज से तुम ही इस घर की मृत्यु के 15वें दिन कि आज से तुम ही इसकी स्वामिनी हो, घर की सब कुछ तुम्हें संभालना है। आज तक ये लाइन इनकी बार बार आती है, मैं तो घर की लौंडी हूँ, मैं तो घर की लौंडी हूँ। और हमें सारा, कोई भी स्त्रियों को स्वतंत्रता नहीं होती, सारी निर्णायक क्षमता परिवार की पुरुषों के पास होती है। ये इनकी हर कहानी में आता रहता है रूप बदल बदल के। अब जब चाबी इनके पास मिल गई है तो ये देखती तो थी कि इनके उस भंडार गृह में कुछ है, झिर्री से देखने की कोशिश करती थी, क्या होगा नहीं पता। पहले तो बहुत मना करती है, बहुत हील हवाले करती है, पर वो ज़बरदस्ती किसी तरह इसको दे के चले जाते हैं। तो जब वो दे के, तो ये सोचती है जब सारे लोग चले गए तो मैं चुपके से जाके देख लूँ कि वहाँ पे है क्या। खोलती है, बड़े बड़े भांडे बर्तन, थोड़े जो ये रसीद वगैरह होती है देन लेन की, बहुत तरह की चीज़ें वहाँ पे रखी हुई हैं। और इसके लिए वो एकदम एक नई दुनिया है। आधा 1 घंटा एक एक चीज़ को छू के खोल के
माफ कीजिएगा। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से खोल के देखती है, समय बिताती है भंडार गृह में। जब बाहर आती है तो बदला हुआ व्यक्तित्व था। अब ये देखिए, जैसे बाकी लोग को आप देखते हैं कि अचानक से आरोप लगा देते हैं, स्त्रियां ऐसे बिहेव करती हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि समाज का रिसेप्शन हमें कितना कुंठित करता है। ये नहीं देखते कि जब तक आपने जिम्मेदारी सौंपी नहीं तो आएगी कैसे। यहाँ आने के बाद उसमें एक स्वामिनी का मालिकाना बोध आ जाता है जो आज तक जिंदगी में नहीं आया। और जिसे कहते हैं कि वैधव्य का जो दुख है, उसमें मालिकाना जो एक अधिकार की शक्ति होती है, उसने जैसे कुछ क्षणों के लिए पूरे वैधव्य को, दुख को पोंछ दिया हो। बाहर आती है तो लगभग ऐसी जैसे पति का प्रतिनिधित्व कर रही हो। बाहर आने के कुछ ही देर बाद जो पड़ोसन झुनिया है वो 1 रुपये मांगने आती है, सख्त जरूरत में, पर ये 1 रुपये नहीं देती। आज से पहले तक दुलारी प्यारी पूरे घर भर की, गांव भर की आंखों का तारा थी कि बहुत उदार है, बहुत विनम्र है, बहुत ममतालू है। पति मना करता था तो ये सबकी तरफ से चिरौरी करती थी, दे दो ना, इतना ज़रूरी है, या इतने से में क्या हो जाएगा। लेकिन उस दिन ये नहीं देती। अब ये 99 के फेर में और पूरे पावर में पड़ चुकी है। तो जो शुरू का दौर है, इसमें ये दिखाते हैं कि इसका गहरा प्रबंधन बहुत सकुशल था। सब लोग इतने अच्छे से ये सारा प्रबंधन करती है कि इनके घर में समृद्धि बढ़ती चली जाती है। एकदम ऐसा लगता है जैसे किसी ने पूरे सोने का संस्पर्श कर दिया होगा, हर चीज़ चाक चौबंद। लेकिन इसका रौब भी बढ़ता जाता है, क्योंकि कोई खाली बैठा है तो कहेगी ये कर दो, देवरानी को सोने का कंगन या कुछ देना है तो सब कुछ इसको, हालांकि ये अपना ही कर रही है। यहाँ पे 2 चीज़ ध्यान देने की है कि मालिक होने में ये पुरुष होती चली गई है, घर का बहुत विकास हो गया इसके हाथों में। तो एक तो ये कि प्रबंधन कौशल में स्त्री किसी भी तरह कमतर नहीं होती, लेकिन प्रबंधन कौशल में कितनी ही ज़्यादा हो, स्त्री का जो पायदान है वो पुरुष से नीचे है। पद के रूप में वो यूज कर ही चुके। उससे होता ये है कि उसकी आंतरिक वैल्यू नहीं है ना, इंट्रिंसिक वैल्यू जिसे कहते हैं, कि मेरी वैल्यू, मेरी महत्ता समाज में, मेरा मूल्य मेरे मैं होने के नाते, वो मैं होने के नाते लगभग शून्य है। बोलती भी है, एक लाइन कितनी अच्छी है कि जब ये दुलारी कहती है कि तुम तो हर चीज़ में किचकिच करती हो, तो कहती है मैं क्या अपने लिए बचा रही हूँ, सब तो तुम्हारा ही है, मेरा तो अनंत ही टूट गया। लाइन ही है, पति मर गया तो अनंत टूट गया, ना तो कोई लाइनेज है तुम्हारी संतति की, ना कुछ है। तो जो कर रही है दूसरों के लिए कर रही है, पूरे गांव भर में उसका मान है, घर में सम्मान है। लेकिन जिसे कहते हैं अपने को निचोड़ के भी घर और दूसरों के लिए करते जाना, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। इसका असर ये होता है कि इतने सारे प्रबंधन के बाद 30 साल की उम्र में बाल सफ़ेद, पेट थोड़ी सी कुबड़ भी निकल आई है, और एकदम जैसे बोलते हैं कि गहने सारे उसके बिक गए, रंग सांवला हो गया है काम करते करते, और बिल्कुल मुरझा गई है। ये अगर पुरुष होता तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि पुरुष की तो खाने पीने और सारी जिम्मेदारी उसकी बहुएं, बेटी, उसकी पत्नी, उसकी माँ निभा रही होती, तो उसका खाना पीना तो उसका तो अचेतन ढंग से इनवॉलेंटरी एक्शन की तरह चलता रहता है कि आपकी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो सब हो रही हैं और आप बाहर का काम कर रहे हो। अब यहाँ देखो, स्त्री विमर्श का पूरा जो दौर आप देखो कि जब स्त्री घर से बाहर निकली तो बाहर वाले काम तो उसको सारे करने, अंदर के करने, पर उसके लिए तो कोई नहीं है ना कि चाय बना के दे दो, ये करके दे दो। उसके पूरे टाइम आप देख रहे हो खाली उसको केयर मिलती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, क्योंकि वो अनंत तक ले जा रही होती है ना पीढ़ी, उसके अलावा उसको कभी केयर मिलती नहीं है, तो पूरी मुरझा जाती है। इसके बाद जो इसका देवर है वो सोचता है, इनको थोड़ी दिक्कत भी हो रही है शासन में रहने में, क्योंकि शासन रूप स्त्री का देखा नहीं है। तो इसकी जो सगी बहन है जिनके बच्चों के लिए ये अपना पेट काट काट के भी कर रही है, उसको भी इनसे दिक्कत होने लगी है, क्योंकि स्त्री का मालिकाना रूप एकदम से एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। तो वो अपने बाल बच्चों समेत जो उसकी ज़िंदगी का एकदम केंद्र थे वो शहर चले जाते हैं। प्रेमचंद की हर कहानी में बहुत सारी ध्वनियाँ हल्के स्तर पे भी मिलती हैं। अब जैसे वो ये तो उनका है कि पूंजीवाद, जो सामंतवाद है वो पूंजीवाद में बदल रहा है, तो जो अर्थ के नए नए साधन तैयार हो रहे हैं,
तो गांव में भी लोग यहाँ से खेती बाड़ी छोड़ के जा रहे हैं मजदूरी करने, जबकि ये चौधरी लोग हैं, इनकी तो खेती बाड़ी है अपनी, बहुत मध्य वर्गीय लोग हैं ये। उसके बाद जो जोधू हलवाहा है वो रह गया है, 10-15 दिन तो इसने शोक मनाया। उसके बाद जोधू हलवाहा जो बहुत कामचोर भी था, अय्याश भी था, बिल्कुल काम नहीं करता था, जब देखो तब बहाने मारता था, वो हलवाहा जोधू, और ये यही मिलके सारा काम कर रहे हैं। एक तो उन्होंने जोधू के पूरे श्रम की महत्ता, इनकी ज़्यादातर कहानियों में बहुत सारे छुपे हुए स्वर भी रहते हैं, जबकि ये स्त्री सरोकार की कहानी है। पर जोधू जो हाँ जब देखो तब बीमार के बहाने मारता रहता था, तंबाकू पीता रहता था काम के टाइम। अब वो 3-3 पुरुषों का, जो इतने 3-3 पुरुषों ने मिलकर इस घर में जितना काम किया उससे ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि इसको लगता है तब तो मालिक जो है मुझे पीसने के लिए तैयार बैठे होते थे तो मैं बहाना मारता था, आज जब मुझे पता है कि मेरे ही कंधों पे है, जो होगा तो मुझसे, बर्बाद होगा तो मुझसे, तो मैं क्यों नहीं जान डाल दूं इसमें। तो एक आप ये देखिए कि जब श्रम में जब शोषण होना खत्म होता है तो श्रम करने की पावर कितनी बढ़ती है, पूरे श्रम के महत्व और उसका कैसा होना चाहिए, ये भी स्वर है। बाद में सबसे ज़्यादा अच्छी बात मुझे जो प्रेमचंद की इस कहानी में लगती है, इस कहानी के पे मैं चर्चा ख़त्म कर दूंगी क्योंकि बाकियों के लिए हमारे पास समय भी नहीं बचा है, पर 2-3 मिनट में बात ख़त्म कर रही हूँ खाली। इस कहानी की जो सबसे बड़ी ब्यूटी है कि वो बोलती है कि जब समुद्र बोल रहा है, वो स्त्री की इतनी असीम शक्तियों को काम करने की प्रेमचंद जी समुद्र बोल रहे हैं कि जब समुद्र से इधर उधर जो निकासी होती थी वो बंद हो गई, यानी कि सारी एनर्जी उसकी देवर देवरानी, बच्चों और समाज में और दूसरों पे जो जा रही थी, जब वो बंद हो गई तो सागर का पानी उसके अपने व्यक्तित्व के लिए जमा होता रहा, और जब वो जमा हुआ तो उसमें लहरें भी उठी और कमल भी खिले, यानी कि जोधू और उसके बीच में हल्का हल्का रागात्मक संबंध डेवलप होने लगा है। समाज अभी उतना डायनामिक्स नहीं है कि ये कुछ होता हुआ दिखा दे, जाति का भी भेदभाव होगा उनमें, वर्ग का तो है ही, वो हलवाहा है इनका, लेकिन लास्ट में कहानी बड़े नटखट नोट पे ख़त्म होती है जहाँ पे एकदम ही साफ साफ प्रेमचंद ने बता दिया है। दूसरा है कि एक प्रौढ़ स्त्री को प्रेम का हक, जिसे तुमने 30 साल में थोड़ा बूढ़ा सा बता दिया है, भाई 3 बच्चों की ताई हो चुकी है, बहुत कुछ हो चुका है, उसके बारे में जब बाद में बात करते हैं तो बिल्कुल उसी स्निग्ध तरलता के साथ, जिस स्निग्ध तरलता से वो किसी किशोरी के बारे में बोलते हैं। तो जो एक जीने का हक है वो कितनी बड़ी चीज़ है, खुशियों का सौंदर्य, प्रेम का सौंदर्य कितनी बड़ी चीज़ है, और प्रेम और खुशियों के सौंदर्य से ही बाकी सारी की सारी चीज़ें हमें मिल सकती हैं, ये चीज़ इस कहानी में नज़र आती है। अंत होता है कि जोधू से कहती है कि तुम शादी क्यों नहीं कर लेते, बहुत बीच में थोड़ी थोड़ी प्यारी सी नोकझोंक किस्म की हैं, जो उसके हलवाहा और उसके मालकिन होने, अपनी अपनी भूमिका में होने के बाद जिस तरह के संवाद में प्रेम और सरोकार गहरे से गहरा आ सकता था वो उसमें आता है। वो कहती है शादी क्यों नहीं कर लेता, तो वो कहता है कि तुम्हारी जैसी कहाँ मिलेगी, गुणों की छड़ी लगा देता है, और वो कहती है नटखट कहीं का, सब कुछ बिना कुछ कहे भी सब कुछ कह दिया, और एकदम तरलता से एक्सप्रेशन उसके चेहरे में है। तो आप ये देखिए कि जैसे ही उसकी ऊर्जा उसके अपने लिए आई, मजबूरी में उसको अपनी जीवन का केंद्र अपने को बनाना पड़ा, तो जो फिर से उसकी सारी स्किन की कोमलता और कमर सीधी होना, उसके आभूषण आना, उसका पहनावा, सारा कुछ पहले से अच्छा होता चला गया। तो प्रेमचंद की ज़्यादातर कहानियों में, इसमें मैंने विस्तृत लेख लिखने का पूरी योजना बना ली थी, इसीलिए मैंने कुछ कहानियों पे सबके नोट्स लेके रखे हैं मैंने इन पन्नों में, इतने सारे पन्नों में, बट मैंने इसीलिए इरादा छोड़ दिया था कि मैं आप लोगों के लिए कुछ सोचने के प्रश्न ज़्यादा छोड़ के जाना यहाँ पे चाहती हूँ, कि कहानियाँ तो आप पढ़ लेंगे और नाम भी मैंने नाम बताए होते, पर मैं लेख तुरंत आज ही लिखना शुरू कर रही हूँ, तो वो मैं 10 दिन में 15 दिन में कहीं शेयर हो ही जाएगा, छपने के बाद ही हो पाएगा वैसे, तो इसलिए मैंने सोचा कि 2 ही कहानी करें, लेकिन मैं कम से कम ये प्रूव कर पाऊँ कि ये देख के आपको भी लगा होगा कि बहुत सारी ऐसी अनसुनी ध्वनियाँ हैं जो हमारे क्लासिकल्स में रह जाती है, हम विचार करें कि वो अनसुनी क्यों रह गई। मुझे प्रेमचंद की अगर मैं स्त्री की बात करूं तो सबसे ज़्यादा मुग्ध जो चीज़ करती है, छोटे छोटे आचरण पे बात करना। बहुत बड़ी बड़ी विचारधाराओं के टप्पे लोग दे देते हैं,
लेकिन उससे बात बनती नहीं जब तक आचरण में चेंज नहीं आएगा। एक पुरुष होके ये सोच पाना कि स्त्री की ऊर्जा सारी बर्बाद हो जाती है, अपने पे जाएगी तो कैसा होगा। 2 मिनट बस और। ज्योति कहानी में भी एक जो जल्दी विधवा हो गई स्त्री है अहीर, इतनी कटु हो गई है वो, इतनी कटु हो गई है, तो बच्चों का भी ठीक से ध्यान नहीं रख रहा, बच्चे भी कटु हो गए, स्त्री भी कटु हुई पड़ी है। उसका तो मन करे कि सारी स्त्री संसार की मेरी जैसी विधवा हो जाए, क्योंकि सब कुछ करते रहते हैं और ये कुछ कर नहीं पा रही है। इसे पढ़ते हुए मुझे बनारस की विधवाओं पे जो कहानी वाटर है वो याद आती है, जहाँ एक बुढ़िया जो है 24 घंटे एक लड्डू के सपने देखती थी जो उसने शादी के दिन खाया था, और बाद में एक बाल विधवा 8 साल की बच्ची जो उसकी मेन कैरेक्टर है वो उसको कहीं से लड्डू लाके दे भी देती है, जो विधवाओं को खाना अलाउड नहीं था। और यहाँ पे जब इसका लड़का किसी लड़की के प्रेम में पड़ता है, दुलारी के, वहां से पहली बार उन सबके जो काँव एक दूसरे को दोष देने वाले में, इसने कुछ कह दिया, अब पान खाओगी इस उम्र में, तो वो बहुत ज़्यादा कुढ़ गई कि मुझे बूढ़ा कह रहा है, इन्हीं बच्चों के लिए तपस्या की। जो भी जो करता है एहसान जताता है और कुड़ता रहता है कि इन्हीं बच्चों के लिए तपस्या की, मुझे ही बूढ़िया कह दिया। तो उसको लगा जैसे उसके पूरे व्यक्तित्व पे कुठाराघात हो गया, क्योंकि अपने त्याग के बल पे ही तो वो और औरतों से ऊंची है, पर बुढ़ा ही कह दिया तो त्याग किस बात का। एक प्रेम का संस्पर्श उस लड़के को, दुलारी का, उसके मन में तरलता भर देता है, क्योंकि वो बोलती है कि तुम कितने भी अमीर या गरीब हो, मेरे लिए संसार में तुम ही हो। वो उसकी परेशानी में एक बाल में हल्की सी उंगली लगा देती है, इसको लगता है कि बस दुनिया भर का रस मुझ में आ गया। उस स्निग्ध तरलता की वजह से इसका बिहेवियर पूरा अपनी माँ और भाई बहन के लिए बदलता है, और ये उसके लिए पान की वो भी ले जाता है। वो आती है तो गट्ठा सिर से उतार देता है कि माँ तुम हमें सारे काम हम किया करेंगे, तुम 2 जवान बेटों की माँ हो तो तुम्हारा पूरा हक है कि हम पे सिर्फ हुक्म चलाया करो। और पानदानी ले जाता है, बहुत सारी चीज़ें। तो वो जो कि तुम ये करो, मिठाई खाओ, ये करो, एक बार जो एक ऐसा रस इसे दे देता है कि हाँ मैं भी सुख में ले सकती हूँ, वो रस जो इसके भीतर जाता है तो वैधव्य की सारी कड़वाहट खत्म हो जाती है। और वो फिर से जैसे ऐसा लगा कि एक बंजर घर में बरसात हो गई और पूरा हरियाला हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। जिस लड़की को लेके कहती थी अपने बेटे को सांड की तरह फिरना और 24 घंटे उसकी पहरेदारी करती थी, उसका रिश्ता खुद उस लड़की के कराती है और खुद चाहती है कि वो जो लड़की है खूब मेकअप करे और पड़ोसी वगैरह सबके लिए उदार हो जाती है। तो जीवन का एक रस। और आप क्या देखते हो कि स्त्री विमर्श, दलित विमर्श में जब हम देखते हैं तो हमें विद्वान लोग कैसे बिल्कुल उपदेशों की झड़ी लगा देते हैं। यहाँ प्रेमचंद अगर इस समय पे होते तो मुझे लगता है कि उनको ये लग रहा होता कि कौन से रस की कमी से आदमी ऐसा बिहेवियर करता है, वो रस कहाँ से आए। तो ये जो जीवन के मूल तत्वों से सीधा जुड़ाव है प्रेमचंद का, ये मुझे बहुत बड़ा लगता है। और शुरुआती कहानियों में द्वंद्व लगातार हैं, कई बार परंपरा का अनुमोदन भी है, लेकिन इसे मैं स्वाभाविक समझती हूँ। मैं अपनी तरफ से बात खत्म कर चुकी हूँ। एक्चुअली मैं कंक्लूड ना लाइव में पहले ही कर देती हूँ कि बाद में इंटरनेट धोखा ना दे। तो कंक्लूजन मेरे पहले थे कि मैं आप लोगों से क्या चाहती हूँ। एक बार टिप्पणी पढ़ के बस मैं चल रही हूँ। अमृत त्रिपाठी जी धन्यवाद, अच्छा विवेचन इन्होंने बोला। योगेंद्र आहूजा जी बहुत आभार आपका, आपने ध्यान से आपने सुना और ये टिप्पणी भी आपकी बहुत उदार है। फिर से अमलतास का और उनकी पूरे टीम का और सारे विद्वान श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इतने धैर्यपूर्वक सुना। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे से हम मूल रचनाओं को ज़्यादा पढ़ेंगे, बल्कि मैं ये तो जो हमारे मध्यस्थ लोग रहे हैं दृष्टि बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि हर समय की अपनी एक सीमा होती है, तुम खुले दिमाग से चीज़ें पढ़ें। और बस यही कहना चाहती हूँ, आप सबको प्रेमचंद के जन्मदिन की बधाई दूंगी, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत खुशी का ही मौका है। नमस्कार आप